वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 12 के लिए सबक नंबर 25 के सभी MCQs की 100% तैयारी करवाऊंगी। बाकी के सभी चैप्टर्स के MCQs आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, आप वहां से जाकर देख लेना। तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबक नंबर 25 एक नज़्म है। नज़्म का नाम है इर्तिका और इसके शायर हैं जमील मजहरी। तो इस नज़्म के अंदर जमील मजहरी ने ख़ुद की तरक्की को लेकर बातें बताई हैं, ख़ुद को बुलंद करने को लेकर अप्रिशिएट किया है। इर्तिका का मतलब क्या होता है, स्टार्टिंग से शुरुआत करनी अपनी तरक्की को लेकर स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले हम शायर के बारे में समझेंगे, फिर मैं आपको नज़्म से मुतालिक अहम सवाल समझाऊंगी जो कि एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। लास्ट में नज़्म किसे कहते हैं इससे मुतालिक अहम सवाल समझाऊंगी क्योंकि एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाएंगे। तो सवाल नंबर 1 है, जमील मजहरी की पैदाइश कब हुई, 1981 या 1980। जमील मजहरी की पैदाइश 1980 में हुई। जमील मजहरी का इंतकाल कब हुआ, 1903 या 1904 में। तो जमील मजहरी का इंतकाल 1904 में हुआ। अगला सवाल है, जमील मजहरी कहाँ पैदा हुए, अजीमाबाद पटना, फ़र्रुखाबाद यूपी। तो जमील मजहरी अजीमाबाद पटना में पैदा हुए। जमील मजहरी ने इब्तिदाई तालीम कहाँ से हासिल की, मदरसा सुलेमानिया पटना से, मदरसा चांदनी महल पटना से। तो जमील मजहरी ने इब्तिदाई तालीम मदरसा सुलेमानिया पटना से हासिल की। अगला सवाल है, पटना से कलकत्ता जाने के बाद जमील मजहरी ने कलकत्ता में रहकर कहाँ तक तालीम हासिल की, BA तक या फिर MA तक। तो पटना से कलकत्ता जाने पर कलकत्ता में उन्होंने MA तक की तालीम हासिल की। अगला सवाल है, 1950 से 1974 तक जमील मजहरी पटना कॉलेज और पटना यूनिवर्सिटी में बाहैसियत देश मुंसलिक थे। शोबा उर्दू के सदर और उस्ताद थे या सिर्फ उस्ताद थे। तो शोबा उर्दू के सदर और उस्ताद की हैसियत से 1950 से 1974 तक जमील मजहरी पटना कॉलेज और पटना यूनिवर्सिटी में मुंसलिक थे। अगला सवाल है, जमील मजहरी का इंतकाल कहाँ हुआ, मुजफ्फरपुर या फिर अजीमाबाद। तो जमील मजहरी का इंतकाल मुजफ्फरपुर में हुआ। अगला सवाल है, 1974 में जमील मजहरी को उर्दू शायरी के लिए कौन सा अवार्ड दिया गया, गालिब अवार्ड या दादा साहब फाल्के अवार्ड। तो 1974 में जमील मजहरी को उर्दू शायरी के लिए गालिब अवार्ड दिया गया। जमील मजहरी की शायरी की किताबों के नाम बताने हैं। तो नक्शे जमील, फ़िक्र जमील, इरफान जमील, आसार जमील, जमील मजहरी के मरसिया और मसनवी आबो सेराब। अगला सवाल है, जमील मजहरी की नसरी किताबों के नाम बताने हैं लिटरेचर से रिलेटेड। तो शिकस्त व फतह, मंशूरात जमील मजहरी। अगला सवाल है, जमील मजहरी ने किसके ज़ेरे असर शायरी शुरू की थी, इकबाल के या सर सैयद के। तो जमील मजहरी ने इकबाल के ज़ेरे असर शायरी शुरू की थी। अगला सवाल है, नज़्म इर्तिका के शायर कौन हैं, जमील मजहरी या इकबाल। तो जमील मजहरी है। इर्तिका से क्या मुराद है, सिलसिलेवार तरक्की या फिर सुकून। तो इर्तिका का मतलब है सिलसिलेवार तरक्की। अगला सवाल है, नज़्म इर्तिका में जमील मजहरी ने क्या बात कही है, इंसानों को परेशानियों से मायूस ना होकर जुस्तजू से मराहिल तय करने चाहिए। ये बात उन्होंने कही है। क्या बात कही है नज़्म इर्तिका में, जमील मजहरी ने कि इंसान को परेशानियों से मायूस ना होकर जुस्तजू से मराहिल तय करने चाहिए। अगला सवाल है, इर्तिका से क्या मुराद है, इर्तिका का मतलब होता है सिलसिलेवार तरक्की। अगला सवाल है, कुदरत से क्या मुराद है, माहौल या गैबी ताकत। तो कुदरत का मतलब होता है गैबी ताकत। तख्लीक से क्या मुराद है, पैदा करना या बनाना या फिर ताजुब करना। तख्लीक का मतलब है पैदा करना या बनाना। अगला सवाल है, जबर से क्या मुराद है, इंसान का मजबूर होना या इंसान का घमंड करना। जबर का मतलब है इंसान का मजबूर होना। अगला सवाल है, मशीयत से क्या मुराद है, अल्लाह की मर्ज़ी या फिर पैसा। तो मशीयत का मतलब है अल्लाह की मर्ज़ी। अगला सवाल है, शाहकार से क्या मुराद है, बेहतरीन कारनामा या फिर अव्वल। शाहकार का मतलब है बेहतरीन कारनामा। अगला सवाल है, मामार से क्या मुराद है, बनाने वाला या फिर आला। मामार का मतलब है बनाने वाला। कदर से क्या मुराद है, इंसान का बाइख्तियार होना या हौसला अफजाई। कदर का मतलब है इंसान का बाइख्तियार होना। हिकमत से क्या मुराद है, अकल या फिर बुलंदी। तो हिकमत का मतलब होता है अकल। अगला सवाल है, तहत शऊर से क्या मुराद है, शऊर की सतह से नीचे या बाशऊर बाअदब।
تو تحت شعور کا مطلب ہے شعور کی سطح سے نیچے۔ رہبری سے کیا مراد ہے؟ رہبری کا مطلب ہوتا ہے رہنمائی۔ گہوارہ سے کیا مراد ہے؟ گہوارہ کا مطلب ہے پالنا یا پھر جھولا۔ اگلا سوال ہے خودی سے کیا مراد ہے؟ خودی کا مطلب ہوتا ہے اپنے وجود کا احساس ہونا۔ افکار کا کیا مطلب ہے؟ تو افکار کا مطلب ہے فکر کی جمع یعنی کہ خیالات۔ اثار سے کیا مراد ہے؟ عاجزی یا قربانی۔ تو اثار کا مطلب ہے قربانی۔ اگلا سوال ہے اگر نظم ارتقا کو غور سے پڑھے تو معلوم ہوگا کہ یہ نظم ڈیش سے متاثر ہو کر لکھی گئی ہے۔ اقبال کی نظم روح ارضی آدم کا استقبال کرتی ہے یا اقبال کی نظم خودی؟ تو اقبال کی نظم روح ارضی آدم کا استقبال کرتی ہے۔ اس نظم سے متاثر ہو کر نظم ارتقا لکھی گئی ہے۔ اگلا سوال ہے جمیل مظہری نے نظم ارتقا کون سے نتائج بیان کیے ہیں نظم میں؟ جہد مسلسل کے یا کامیابی کی شروعات کے؟ تو جہد مسلسل کے نتائج برآمد کیے ہیں اس نظم میں انہوں نے۔ اگلا سوال ہے جمیل مظہری کہتے ہیں کہ خالق کائنات نے تجھے وہ صلاحیتیں عطا کی ہیں کہ میں خود اس کی قدروں کا ڈیش بن گیا ہوں، شہکار یا پھر ذریعہ۔ تو جمیل مظہری انسان سے کہتے ہیں کہ خالق کائنات نے تجھے وہ صلاحیتیں خوبیاں عطا کی ہیں کہ میں خود اس کی قدرتوں کا شہکار بن گیا ہوں۔ اگلا سوال ہے نظم میں جمیل مظہری کہتے ہیں کہ انسان خود اپنے تعلق سے کہہ رہا ہے کہ قدرت نے اسے شاہکار بنا کر یہ اختیار دیا ہے کہ انسان اپنے لیے خود ایسی ڈیش کی تخلیق کرے اور خود اپنی زندگی کا معمار بنے۔ تو خود ایسی جنت کی تخلیق کرے اور اپنی زندگی کا خود معمار بنے۔ اگلا سوال ہے جمیل مظہری نے انسان کی کامیابی کا باعث کس چیز کو کہا ہے؟ لغزشوں کو یا محنت کو؟ تو جمیل مظہری نے انسان کی کامیابی کا باعث لغزشوں کو کہا ہے، یعنی کہ لغزشوں کی وجہ سے انسان کو عبرت حاصل ہوتی ہے، سیکھ حاصل کرتا ہے اور پھر اس سیکھ سے وہ کامیاب بنتا ہے۔ اگلا سوال ہے لغزشوں سے سبق حاصل کر کے انسان کیا بنتا ہے؟ تو کامیاب بنتا ہے۔ اگلا سوال ہے جمیل مظہری کہتے ہیں کہ انسان کو خدا نے عقل عطا کی، چنانچہ اس عقل کی روشنی میں انسان نے جس حکمت سے کام لیا اور خود اپنا ڈیش بنا، رہبر بنا یا حاکم بنا؟ تو آنسر ہوگا رہبر۔ سمجھ میں آیا کہ جمیل مظہری کہتے ہیں کہ انسان کو خدا نے عقل عطا کی، چنانچہ اس عقل کی روشنی میں انسان نے جس حکمت سے کام لیا اور خود اپنا رہبر بن گیا، رہنما بن گیا۔ جمیل مظہری کہتے ہیں کہ انسان کی یہ آزادی اور خود مختاری خود اس کے لیے ڈیش بن گئی اور انسان اپنے ارتقائی مراحل میں خیر و شر کا سامنا کرنا سیکھا۔ سامنا کر رہا ہے، کیا بن گئی؟ زنجیر یا پھر کامیابی؟ تو آنسر ہوگا زنجیر، کہ اتنی زیادہ خود مختاری بھی کبھی کبھی زنجیر بن جاتی ہے، انسان آرام پرست بھی ہو جاتا ہے۔ اگلا سوال ہے جمیل مظہری کہتے ہیں کہ انسان کے جذبات رفتہ رفتہ اس کے ڈیش بن کر سامنے آ رہے ہیں، افکار یا پھر سوچ؟ تو جمیل مظہری کہتے ہیں کہ انسان کے جذبات رفتہ رفتہ اس کے افکار بن کر سامنے آ رہے ہیں۔ اگلا سوال ہے جمیل مظہری نے نظم میں کس چیز کی بدولت انسان کا کردار بننے کی بات کہی ہے؟ افکار کی یا محنت کی بدولت؟ تو افکار آنسر ہوگا کہ جمیل مظہری نے نظم میں افکار کی بدولت انسان کا کردار بننے کی بات کہی ہے۔ کس جذبے نے انسان کو اثار سکھایا ہے؟ کوئی شخص پروان چڑھے یا سب مل کر کام کرے؟ کوئی شخص پروان چڑھے، اس جذبے نے انسان کو اثار قربانی کرنا سکھایا ہے کہ ہماری وجہ سے دوسرے لوگ بھی کامیاب ہوں۔ جب انسان راستہ بھٹکتا ہے، کہیں کوئی لغزش بھی اس کے سامنے آتی ہے، اس سے جو تجربہ حاصل ہوتا ہے اس سے ڈیش حاصل ہوتا ہے، کامیابی، دانائی اور حکمت۔ تو اس سے انسان کو دانائی اور حکمت حاصل ہوتی ہے۔ انسان کو کس چیز کی بدولت منزل پر پہنچنے کا راستہ بھی ملا؟ گمراہیوں کی یا دماغ کی؟ تو انسان کو گمراہیوں کی بدولت منزل پر پہنچنے کا راستہ بھی ملا۔ اگلا سوال ہے انسان کا ہر عمل، ہر جدوجہد، تلاش و جستجو میں بڑھتا ہر قدم کس چیز کا حصہ بن رہا ہے؟ کامیابی کا یا دنیا کی تاریخ کا؟ تو انسان کا ہر قدم، ہر عمل دنیا کی تاریخ کا ایک حصہ بنتا ہے۔ اگلا سوال ہے لغزش سے انسان کو کیا حاصل ہوتا ہے؟ کامیابی یا تجربہ؟ تو لغزش سے انسان کو تجربہ حاصل ہوتا ہے۔
तजुर्बा कोशिशों का नतीजा है। तजुर्बे से क्या हासिल होता है? अकल या फिर हिकमत? तो तजुर्बे से इंसान को हिकमत हासिल होती है। सवाल नंबर 1 है, नज़्म से मुतालिक अहम सवालात हैं कि नज़्म कौन सी ज़बान का लफ्ज़ है, अरबी का या ईरानी का? तो लफ्ज़ अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। लुग़त में नज़्म के क्या मायने हैं डिक्शनरी में? तारीफ़ करना या लड़ी में मोती पिरोना? तो लुग़त में नज़्म के मायने हैं लड़ी में मोती पिरोना। अगला सवाल है, नज़्म के दूसरे मायने क्या हैं? तो नज़्म के दूसरे मायने होते हैं इंतज़ाम, तरतीब या आराइश के। अगला सवाल है, अदबी इस्तिलाह में नज़्म का लफ्ज़ कितने मायनों में इस्तेमाल होता है, 2 या फिर 6? तो अदबी इस्तिलाह में नज़्म का लफ्ज़ 2 मायनों में इस्तेमाल होता है। अगला सवाल, अदबी इस्तिलाह में नज़्म के कौन से 2 मायने हैं? तो पहला तो है नज़्म का मतलब नसर की ज़िद, यानी कि जो नसर नहीं है वो नज़्म कहलाता है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। और दूसरा है मफ़हूम मखसूस और महदूद होता है नज़्म का, याद रहेगा, पहला नसर की ज़िद और दूसरा मतलब है मफ़हूम मखसूस और महदूद है। अगला सवाल है, नज़्म शायरी की कौन सी सिन्फ को कहते हैं? तो जिसमें किसी ख़ास मौजू पर तसलसल के साथ इजहार ख़याल किया जाता है उसे नज़्म कहते हैं। याद रहेगा कि नज़्म शायरी के कौन से प्रकार को कहते हैं? तो शायरी के उस प्रकार को नज़्म कहते हैं जिसमें किसी ख़ास मौजू पर तसलसल के साथ इजहार ख़याल किया जाता है। अगला सवाल है, नज़्म आम तौर पर किसी एक मौजू से मुताल्लिक़ होती है। ख़ास सूरतों में किसी नज़्म में एक से ज़्यादा डेश भी हो सकते हैं। तो ख़ास सूरतों में किसी नज़्म में एक से ज़्यादा मौज़ूआत भी हो सकते हैं। अगला सवाल है, नज़्म के लिए डेश का होना ज़रूरी होता है, मतला या मरकज़ी ख़याल? तो नज़्म के लिए मरकज़ी ख़याल का होना ज़रूरी है। अगला सवाल है, पूरी नज़्म का ताना बाना किसके इर्द गिर्द घूमता है? तो पूरी नज़्म का ताना बाना मरकज़ी ख़याल के इर्द गिर्द घूमता है। तवील नज़्मों में इर्तिका वाज़ा होता है, जबकि मुख्तसर नज़्मों में ये अक्सर व बेशतर एक डेश की शक्ल में उभरता है। तो तासुर की शक्ल में उभरता है। याद रखोगे, तवील नज़्मों में इर्तिका ज़ाहिर होता है, जबकि मुख्तसर नज़्मों में इर्तिका तासुर की शक्ल में उभरता है। अगला सवाल है, नज़्म की खसूसियात की बिना पर कहा जाता है कि उर्दू में गज़ल के अलावा शायरी के जितने भी इस्नाफ प्रकार हैं वो सब डेश हैं। तो वो सब नज़्म होते हैं। याद रखना कि गज़ल को छोड़कर शायरी के जितने भी टाइप हैं वो सभी नज़्म कहलाते हैं। अगला सवाल है, सिन्फ़े सुख़न के लिहाज से नज़्म की इस्तिलाह एक जदीद तस्वीर है, इसलिए अक्सर नज़्म के लिए डेश लफ्ज़ का इस्तेमाल किया जाता है। तो नज़्म जदीद लफ्ज़ का इस्तेमाल किया जाता है। हैयत के एतबार से नज़्म की कितनी किस्में हैं? तो 3 किस्में हैं। अगला सवाल है, ऐसी नज़्म जिसमें बहर के इस्तेमाल और काफ़ियों की तरकीब में मुकर्ररा उसूलों की पाबंदी की जाती है, ऐसी नज़्म को क्या कहते हैं? तो ऐसी नज़्म को पाबंद नज़्म कहते हैं, जिसमें उसूलों की पाबंदी की जाती है। ऐसी नज़्म जिसके तमाम मिसरे वज़न के लिहाज से बराबर हों मगर काफ़िया ना हो, तो ऐसी नज़्म को नज़्म मुअर्रा कहते हैं, नज़्म मुअर्रा। अगला सवाल है, ऐसी नज़्म जिसमें ना काफ़ियों की पाबंदी की जाए, ना बहर के इस्तेमाल में मुरवज्जा उसूलों का लिहाज रखा जाए, तो ऐसी नज़्म को क्या कहते हैं? ऐसी नज़्म को आज़ाद नज़्म कहते हैं।